हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एंड क्वालिटी कंटेंट के साथ में। वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ में मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों को प्रोवाइड करता है बुक्स एंड ई बुक्स ऑफ वेरियस सब्जेक्ट एंड वेरियस क्लासेस, जो कि आप लोगों की प्रिपरेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो अगर आप इन बुक्स एंड ई बुक्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक कीजिए, एक फॉर्म ओपन होगा, उसे फिल करके सबमिट कर दीजिए। उसके बाद में हमारी जो टीम है वो बहुत ही जल्द आप लोगों से कनेक्ट करेगी एंड आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लोगों को बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी। इसी अच्छी बात के साथ में स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को, जिसमें हम लोग देखेंगे हमारी जो क्लास 12th इकोनॉमिक्स है, इसमें हमारी जो बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसका जो चैप्टर 6 है रूरल डेवलपमेंट, उसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। एज वी नो स्टूडेंट्स कि हमारा जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम है फॉर द ईयर 2022-23, उसमें हमारा जो क्वेश्चंस का पैटर्न है दैट वुड बी एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर्स एंड लॉन्ग आंसर्स। हम लोग हर एक चैप्टर में अपने इसी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। हम लोग हर एक चैप्टर में इंडिविजुअली जो है एमसीक्यूज देख रहे हैं, उसके शॉर्ट आंसर्स को भी जो है हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एंड ऑल्सो उसके लॉन्ग आंसर्स। अगर हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर की बात करें तो इसके एमसीक्यूज एंड शॉर्ट आंसर्स जो है वो मैं ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुकी हूँ। इस लेक्चर में हम लोग इसके लॉन्ग आंसर्स को करेंगे सॉल्व। आई गेस इतनी चीज़ें जो है वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर है एंड आई होप सो कि इसके जो एमसीक्यूज एंड शॉर्ट आंसर्स वाला वीडियो है, जो लेक्चर है, वो आप लोगों ने देख लिया और अपनी जो है वो पर्टिकुलर एंड को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन के साथ में। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी जो है मैं डिमांड करूंगी आप लोगों से, इवन होप करूंगी कि मैं जो बोल रही हूँ वो चीज़ आप बिल्कुल अप्लाई करोगे। दैट इज़ आप लोगों को करना एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, अपनी जो है कॉपी और पेन लेकर बैठना है। आप लोगों के सामने जो है क्वेश्चन आया है, आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ो, वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर लिखो। उसके बाद में वीडियो को वापस जो है आप लोग प्ले करें, उसे रिज्यूम करें एंड जो मैंने आंसर दिया है वो भी देख लें, ठीक है। अब जो है आपने जो आंसर लिखा और मैंने जो आंसर लिखा है वो ऐसा तो है नहीं कि वर्ड टू वर्ड सिमिलर होगा, राइट? कुछ ना कुछ डिफरेंसेस जरूर होंगे। तो अब आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, अब आपको ये करना है एक सिंपल सी चीज कि जैसे ही आपने आंसर लिखा, मैंने यहाँ पर आंसर बताया, आप सबसे पहले तो जो भी एक्सप्लेनेटरी पार्ट है वो समझ लो कि हाँ जो है उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपने जो आंसर लिखा है वो सही है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को इस चीज पर जो है फोकस करना है कि मैं जो भी पॉइंट्स यहाँ पर दूंगी उनमें से क्या पॉइंट्स है जो कि आप आपके उस आंसर में जो है इनकलकेट कर सकते हो, जिससे कि आपका जो आंसर है वो और इफेक्टिव बन सके। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर भी जो है आपको थोड़ा सा फोकस करना रहेगा, ठीक है। और फिर जो भी पॉइंट्स आपको लग रहे हैं कि हाँ ये चीजें आप जो है अपने जो है आंसर में लिख सकते हो, उन्हें आप लोग यहाँ से क्या कर लो, यहाँ से उठा लीजिएगा और अपने आंसर में जो है उसे इंक्लूड कर लीजिएगा। इन शॉर्ट आपको करना क्या है, आपको ये देखना है कि आप जो है कैसे अपने आंसर को मोस्ट इफेक्टिव बना सकते हो, ठीक है। बिकॉज जब भी आपके जो है आपके जो भी बैचमेट्स हैं, आपके जो भी क्लासमेट्स हैं, सभी लोग, आप सब लोग जो है सेम बुक से पढ़ रहे हो, सेम जो है कंसेप्ट पढ़ रहे हो, सेम चीजें पढ़ रहे हो, तो ऑब्वियसली आप आंसर भी जो है कहीं ना कहीं कैसा लिखोगे, सेम ही लिखोगे, राइट। अब अगर उस नॉलेज को लिखोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उसे हमें डिफरेंट बनाना है। तो डिफरेंट कैसे बनाना है वो चीज आपको अपने पॉइंट से जो है, अपने एंड से जो है ठीक करनी रहेगी, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप लोगों को क्या प्रैक्टिस करना है, ये देखना है कि आप कैसे जो है अपने आंसर को सबसे ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हो, ठीक है। जब भी आंसर लिखोगे हमेशा याद रखना कि आपको जो है आंसर्स में फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, ग्राफ्स, ये सारी चीज़ें जो है ये यूज़ करना है, जहाँ पर भी कर सकते हो। एक्सप्लेनेटरी पार्ट जो रहेगा उसे पॉइंट्स में लिखना है, पैराग्राफ्स का यूसेज कम रहना चाहिए। ऑल राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। स्टेट एनी 3 challenges फेसिंग रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। जो हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स, ये कितने मार्क्स के हैं, ये 6 मार्क्स के जो है क्वेश्चंस रहेंगे, राइट। और ये 6 मार्क्स में आपकी जो वर्ड लिमिट है वो स्पेसिफाइड है, दैट इज 120 to 150 वर्ड्स, राइट। अब हमेशा जो है आप जब भी आंसर्स लिखोगे वर्ड लिमिट से जो है स्टिक होके चलना है। ये ध्यान रखना है कि जो अपर लिमिट है वो तो एक्सीड नहीं करना है, ठीक है। जितनी भी अपर लिमिट दी गई है उसे एक्सीड नहीं करना है। एक बार अगर आप इससे कम लिखोगे तो भी चल जाएगा, अगर आप
आपने आंसर बहुत ही अच्छा लिखा होगा तो, ठीक है। लेकिन ये जो है इस पर्टिकुलर लिमिट को आपको एक्सीड नहीं करना है, ठीक है। सीबीएसई जो है वो कभी भी आप लोगों से क्वांटिटी डिमांड नहीं करता है स्टूडेंट्स, इट डिमांड्स क्वालिटी। तो आपको यही ध्यान रखना है कि आपको क्वालिटी से भरपूर जो है अपने आंसर को रखना है। अब जैसे कि क्वेश्चन आया है कि आपको क्या करना है, आपको 3 जो है चैलेंजेस बताने हैं जो कि रूरल डेवलपमेंट जो है वो फेस कर रहा है इंडिया में, ठीक है। नाउ हमें पता है कि ये क्वेश्चन है 6 मार्क्स का, लेकिन हमें क्या बोला गया, हमें बोला गया है कि आप 3 चैलेंजेस बताओ। तो इसका सीधा सीधा इंप्लीकेशन क्या जाता है स्टूडेंट्स, इसका सीधा सीधा इंप्लीकेशन जाता है कि आपका हर पर्टिकुलर जो चैलेंज है वो रिस्पेक्टिवली 2 मार्क्स जो है ये कैरी करने वाला है, ठीक है। तो उस हिसाब से ही आपको आपका आंसर लिखना रहेगा। अब उन्होंने 3 बोला है तो ऐसा नहीं कि नहीं मैडम 6 मार्क्स का क्वेश्चन था इसलिए हम 4 या 5 पॉइंट्स लिखा है, उससे कुछ नहीं होगा। वो आपके स्टार्टिंग के 3 देखेंगे और हो गया काम। ऑल राइट, आई गेस दिस इज क्लियर टू यू। अब इसमें आप लोग क्या कर सकते हो जिससे कि ज्यादा अच्छा आपका आंसर लगेगा। सबसे पहले क्या करो, आप एक फ्लो चार्ट बनाओ, चैलेंजेस फेस्ड बाय रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, या फेस्ड इन रूरल डेवलपमेंट, सॉरी ये इन आ जाएगा, इन रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। ये पर्टिकुलर आपको क्या करना है, एक फ्लो चार्ट बनाना है। अब जब आप फ्लो चार्ट बनाओगे ना तो उसमें आपको 3 जो है वो जरूरी नहीं है, आपके जितने भी चैलेंजेस हैं उन्हें आप क्या कर दो, उन्हें आप नोट डाउन कर दो, ठीक है। लेट्स से 5 चैलेंजेस आप लोगों को याद है, आपने 5 लिख दिए। उसके बाद में इस फ्लो चार्ट के बाद में जस्ट आपकी जो पहली लाइन होगी उसमें क्या लिखेंगे कि फ्रॉम दीज 3 जो है प्रोमिनेंट वंस या 3 मोस्ट जो है कंसर्न्ड जो चैलेंजेस हैं दे आर एज फॉलोज, और इनमें से 3 को आपको कर देना है एक्सप्लेन। एक्सप्लेनेटरी पार्ट में 3 ही एक्सप्लेन करोगे, फ्लो चार्ट में आप बना सकते हो 3 से ज्यादा, ठीक है, वो चलेगा। ऑल राइट, तो ऐसे करके जो है आप प्रॉपर्ली आंसर को लिख सकते हो। तो इससे क्या होगा, इससे जो है एग्जामिनर को समझ में आएगा कि अच्छा इसे 3 के अलावा बाकी चैलेंजेस के बारे में पता है, लेकिन जो है इस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने क्वेश्चन की भी जो है क्या है सुनी है, ठीक है। क्वेश्चन को देख कर ये आंसर क्या है कि एक्सप्लेन तो उसने 3 को ही किया है। ऑल राइट, तो इस वे से जो है आपको प्रॉपर आपका आंसर लिखना रहेगा। आ जाते हैं अब इसके आंसर पर। Some of the prime areas for the development of the rural India may be quoted as follows। अब हाँ, इसमें एक और चीज, एक तो जो है मैंने बता दिया आप लोगों को कि आप फ्लो चार्ट बनाकर कर सकते हो। इसके अलावा एक तरीका ये हो सकता है कि आप सबसे पहले क्या करोगे, रूरल डेवलपमेंट को थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक है। शॉर्ट में करना है क्योंकि रूरल डेवलपमेंट क्या होता है या रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो चीज़ है उनसे उनके बारे में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन आपसे चैलेंजेस पूछ रहा है। लेकिन हाँ, हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन इसे शॉर्ट में एकदम ब्रीफ में एक्सप्लेन करना। अब इसे ब्रीफ में एक्सप्लेन करने के बाद में आपको क्या करना है, आपको ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर देनी है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आपने रूरल डेवलपमेंट को एक्सप्लेन कर दिया स्टूडेंट्स, तो फिर जो है फ्लो चार्ट मत बनाना, ठीक है। रीजन इसका ये है कि फ्लो चार्ट में अगर आप सारी चीज़ें इंक्लूड कर रहे हो तो फिर क्या हो जाएगा कि आपका जो स्टार्टिंग वाला पार्ट, ये इतना पार्ट जो कि क्वेश्चन डिमांड ही नहीं कर रहा है वो आपने लिख दिया, और फिर आपका जो मेन आंसर है वो उसके बाद में स्टार्ट होगा, तो वो मेन आंसर को आते आते बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए या तो आप इसे एक्सप्लेन कर दो या फिर आप प्रॉपर फ्लो चार्ट बना दो, ठीक है। दोनों में से एक चीज कर दो, काफी है, ओके, दैट इज सफिशिएंट। ऑल राइट, और फिर आ जाओ इसके एक्सप्लेनेटरी पार्ट पर। सो सम ऑफ द प्राइम एरियाज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रूरल इंडिया मे बी कोटेड एज फॉलोज। फर्स्ट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है। चैलेंजेस क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज द चैलेंज, ठीक है। सो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट लाइक इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, क्रेडिट अवेलेबिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेज रोड्स एंड feeder roads to nearby highways etc. are the areas which still need attention of the government as to gain commanding heights, ठीक है। अगर किसी भी जगह को डेवलप करना है आपको तो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर दो, चीजें अपने आप जो है वो ठीक होने लगती है, चीजें अपने आप जो है वो ग्रो होने लगती है, डेवलपमेंट जो है वो होने लगता है, ठीक है। ये बात आप बिल्कुल मानोगे। अगर हम लोग कुछ ऐसे एरियाज देखें जहां पर आज तक रोड फैसिलिटीज नहीं है तो वो एरियाज जो है वो वैसे ही जो है अनडेवलप्ड ही हैं अभी तक भी। लेकिन टू दोज विलेजेस और दोज रूरल एरियाज जहां पर प्रॉपर जो है रोड्स पहुंच चुकी हैं, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज है, राइट, और जो है कहीं पर अगर कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वगैरह अगर सेटअप हो चुकी है तो वो एरिया आपको जो है वो अलग ही दिखेगा, वो फिर
अगर आपको लगेगा कि अच्छा हम रूरल एरिया में है लेकिन ये रूरल नहीं लग रहा है, ठीक है, सो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो वी वुड से कि एक जो है नींव होती है कि अगर आपने प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया है तो चीजें जो है वो अपने आप लाइन बाय लाइन जो है चलती जाएगी। सबसे पहले तो देखो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए आपको लेबर की जरूरत पड़ेगी और वो लेबर आपको उसी एरिया से मिल जाएगा। तो लोगों के पास में क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट मिला उन्हें, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट मिलने से उनकी जो अर्निंग वगैरह है वो क्या है, वो हो पा रही है, ठीक है, वो हो सक रही है, ठीक है। सो इन दैट केस कि वो उनका एक डेवलपमेंट के साइड। उसके बाद में अगर प्रॉपर रोड फैसिलिटीज, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीजें होंगी तो जो इंडस्ट्रीज वगैरह है वो भी वहां पर सेटअप की जा सकती है, क्योंकि फिर जो है इंडस्ट्रियलिस्ट को उन एरियाज में जो है अपनी इंडस्ट्रीज को सेटअप करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी जो है रूरल एरियाज में क्यों नहीं जाते हैं, रीजन यही है कि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, तो इसलिए जो है वहां पर जो है प्रॉपरली आपको इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं मिलेगी, जो कि एक मेन चीज है किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए। उसके बाद में जो भी गुड्स वगैरह बनेंगे उन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज चाहिए। तो अगर ये सारी चीजें होंगी तो वहां पर इंडस्ट्रीज वगैरह भी सेटअप होंगी। अब उन इंडस्ट्रीज में जॉब अपॉर्चुनिटीज भी रहेंगी, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, एक जो पॉवर्टी वाला स्टेट है उससे भी बाहर आया जा सकता है। उस इंडस्ट्री के साथ साथ में जो पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट है उस एरिया का वो भी साथ में आएगा। तो अल्टीमेटली अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को बढ़ाते हो, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रॉपर्ली डेवलप करते हो तो आपका कोई भी एरिया जो है वो बहुत ही अच्छे से डेवलप हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग रूरल डेवलपमेंट में बात करें तो आज तक भी जो है, मतलब कि अभी भी अगर हम लोग देखें तो प्रॉपर जो है वहां पर हमें गवर्नमेंट का जो है वो नहीं दिख रहा है, मतलब कि गवर्नमेंट के एक्शंस नहीं दिख रहे हैं कि हाँ वो इतना जो है वर्क कर रहे हैं, ठीक है। वर्क चल रहा है, कुछ एरियाज में जो है डेवलपमेंट हो गया है, कुछ में नहीं हुआ है, कुछ तो एकदम ही रिमोट है आज की डेट में भी, ठीक है, जहां पर हमारा बिल्कुल जो है आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी क्या चीजें, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या बनता है, ये एक चैलेंज बनता है, ठीक है, कि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है नहीं डेवलप करोगे तो प्रॉब्लम्स जो है वो होनी ही होनी है। All right, so infrastructure development is what is a challenge for rural development. Then comes elevation of poverty. अब elevation of poverty कैसे relate करेंगे हम इसे, एक सिंपल सी चीज है कि जो रूरल एरियाज है वहां पर मेनली लोग किस पर डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर सेक्टर पर, ठीक है, या प्राइमरी सेक्टर वी वुड से, जो कि एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज होता है। अब उनसे जो है उन्हें अर्निंग बहुत कम होती है। उसके बाद में देयर आर मेनी लैंडलेस लेबरर्स जो कि जो है ये एग्रीकल्चरल फार्मलैंड्स पर वर्क करते हैं एज इन द फॉर्म ऑफ लेबर, एंड वो एक सीजनल वर्क होता है। तो इसलिए जो है जब लोगों की प्रॉपर अर्निंग्स नहीं है, लोगों के पास में प्रॉपर जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, इसलिए क्या हो रहा है, इसलिए वो उस पावर्टी वाले ट्रैप में ही फंसे हुए हैं और वो पावर्टी से जो है बाहर नहीं आ पा रहे हैं। अब पावर्टी अगर एलिवेट हो, या फिर वी वुड से कि जो एलिवेशन ऑफ पावर्टी है वो रूरल डेवलपमेंट के लिए क्या है, जरूरी है। अगर हमें किसी भी एरिया को डेवलप करना है तो वहां के लोगों का डेवलपमेंट इज नेसेसरी। तो एलिवेशन ऑफ पावर्टी एक जो है क्या बन रहा है, ये भी एक चैलेंज बन रहा है। मतलब कि एक सिंपल सी चीज है कि अगर हम पावर्टी वाले स्टेट से ऊपर आ जाए तो कहीं ना कहीं उस एरिया का जो है डेवलपमेंट हो पाएगा, ठीक है। तो एलिवेशन ऑफ पावर्टी इज ऑल्सो अ चैलेंज। सो पावर्टी इन रूरल इंडिया इज अ मेजर चैलेंज दैट शुड बी टेकन अप एज अ मिशन for improvement in the living conditions of particularly those living at the bottom of pyramid. The problem of poverty may be tackled by emphasizing on greater access to productive employment opportunities, ठीक है। So poverty जो है रूरल एरियाज में वो एक मेजर चैलेंज है जो कि एक मिशन के जो है उसमें लेना चाहिए, ताकि जो है ये जो अगर एलिवेशन होगा पावर्टी का तो जो उस पर्टिकुलर ट्रैप में रह रहे हैं या उस पर्टिकुलर स्टेट में रह रहे हैं उनकी लिविंग कंडीशंस क्या हो पाएगी, उनकी लिविंग कंडीशंस जो है वो ठीक हो पाएगी, ठीक है, बेटरमेंट हो पाएगा उसमें। और ये जो प्रॉब्लम ऑफ पावर्टी है मे बी टैकल्ड बाय एम्फसाइजिंग ऑन ग्रेटर एक्सेस टू प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अगर प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेगी तो जो पावर्टी है वो क्या हो सकती है, वो एलिवेट की जा सकती है, वो रिड्यूस की जा सकती है। ऑल राइट, देन उसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल,
अब सारी चीजें क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। वहां पर आप देखोगे प्रॉपर ह्यूमन कैपिटल जो है फॉर्मेशन में नहीं होता है। अगर प्रॉपर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो, अगर प्रॉपर जो है ह्यूमन कैपिटल का डेवलपमेंट हो, तो वो अपने लिए खुद जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं, वो अपने एरिया को खुद डेवलप करने के लिए जो है स्टेप्स ले सकते हैं। तो वही चीज है कि जो है ह्यूमन कैपिटल का डेवलपमेंट जो है वो भी एक चैलेंज है। प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज जो है प्रोवाइड करना इज ऑल्सो नेसेसरी, अगर हम चाहते हैं कि वो जो एरिया है या कोई भी पर्टिकुलर जो एरिया है वो डेवलप हो तो, ठीक है। सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज ऑल्सो अ की इशू ड्यू टू लैक ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज। रूरल ह्यूमन कैपिटल मस्ट बी डेवलप्ड बाय टेकिंग सिंसियर स्टेप्स इन द डायरेक्शन ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। जो रूरल ह्यूमन कैपिटल है दैट मस्ट बी डेवलप्ड by taking sincere steps in the direction of education and health, ठीक है। अगर sincere steps लेना is जरूरी in the education and health sector, ताकि जो है proper human capital का formation हो सके। All right, I guess this is clear। आगे चले, next वाले क्वेश्चन पर आते हैं। What are the alternative channels available for agriculture marketing? Give some examples, ठीक है। क्या क्या वेरियस चैनल्स हैं जो कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में अवेलेबल हैं, कुछ एग्जाम्पल्स भी देना है हमें। ऑल राइट, तो चलिए एक्सप्लेन कर देते हैं। अब इसमें आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, अब इसमें जो है आप सबसे पहले एग्रीकल्चरल मार्केटिंग होती क्या है उसे एक्सप्लेन कर दो ब्रीफ में, देन उसके बाद में जो है हम जो अल्टरनेटिव चैनल्स हैं जो कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के लिए अवेलेबल है वो हम बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आंसर पर आते हैं। So the small and marginal farmers selling their products through the middlemen were exploited by these middlemen. The farmers were not given appropriate price for their product. In this context, there arose a need for alternative marketing channels. Under this channel, the farmers can sell their product directly to the consumers that would fetch them comparatively higher prices, thereby getting alternative profits, ठीक है, सॉरी अट्रैक्टिव प्रॉफिट्स, ठीक है। तो क्यों जो है जरूरत पड़ी हमें अल्टरनेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग चैनल की, क्योंकि जो है जो मिडिलमैन थे वो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते थे, राइट। वो जो है फार्मर्स को एक प्रॉपर जो है उनका प्राइस नहीं देते थे, तो इसलिए अब हमें किस चीज की जरूरत लगी, हमें जरूरत लगी प्रॉपर अल्टरनेटिव चैनल्स की, कि अगर जो है ये मिडिलमैन को बीच में से हटा दिया जाए तो फार्मर्स जो है वो अच्छा प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं, ठीक है, और उन्हें सही प्राइजेस जो है वो मिल सकते हैं। तो जैसे कि अगर जो फार्मर है वो डायरेक्टली अगर कंज्यूमर को सेल करेगा तो उसे जो है ज्यादा प्रॉफिट जो है उससे अर्न होगा, और इवन वो कंज्यूमर के लिए भी सही है, वो जो है फार्मर के लिए भी सही है, क्योंकि कंज्यूमर को जो हाई प्राइसेस जो कि मिडिलमैन कोट करते हैं उतना प्राइस भी नहीं पे करना पड़ेगा, वो थोड़ा कम प्राइसेस पर जो है सारी चीजें जो है परचेज की जा सकेगी, ठीक है। सो सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ अल्टरनेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग आर अपनी मंडी इन स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान, हदपसर मंडी in Pune, Raitu Bazaars in Andhra Pradesh, Uzawar Sandis in Tamil Nadu, ठीक है। Another alternative channel for agricultural marketing is the contract of direct sales between the farmers and the national and international companies, ठीक है। तो ये वेरियस अल्टरनेटिव चैनल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा भी है कि क्या जो है गवर्नमेंट लेकर आई वेरियस चीजें कि जो है मिडिलमैन को हटाओ और क्या किया जाए कि फार्मर्स डायरेक्टली कंज्यूमर्स को सेल करें अपने प्रोडक्ट्स को, या फिर जो है एक वी वुड से कि एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है बिटवीन दी वेरियस एमएनसीज एंड दी नेशनल कंपनीज एंड दी फार्मर्स, इनके बीच में कि ये जो वेरियस आपकी एमएनसीज या फिर जो नेशनल कंपनीज है वो अपना जो है ऑर्डर एक काइंड से जो है ऑर्डर देती है, ऑर्डर प्रोवाइड करती है टू दी फार्मर्स कि आप हमें ये प्रोडक्ट इतनी क्वांटिटी में जो है प्रोवाइड कीजिए, हम आपको जो है इतना पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो वो प्री जो है प्रिमिटिव डेट्स पर एंड जो वी वुड से कि प्रिमिटिव प्राइजेस पर जो है ये सारी चीजें क्या की जाती थी, ये सारी चीजें जो है ये फिक्स होती है, ठीक है। कि फार्मर्स जो है जैसे कि कोई एक चिप्स मेकिंग कंपनी है तो उस कंपनी ने क्या किया, फार्मर्स से एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि वो जो फार्मर है वो उन्हें पोटैटोज जो है वो प्रोवाइड करेगा एट दिस प्राइस, ठीक है। तो उससे क्या हो गया, फार्मर के पास में भी अश्योरेंस है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो इतना प्रोडक्ट ये पर्टिकुलर कंपनी को हमें सेल करना है एट दिस प्राइस, तो उन्हें भी जो है एक
क्या है, एक अश्योरेंस है। एंड ऑल्सो दी जो MNCs वगैरह या जो भी वेरियस इंडस्ट्रीज है उनके पास भी क्या है, उनके पास भी ये है कि हाँ उन्होंने जो है उनके रॉ मटेरियल्स के लिए ऑर्डर्स वगैरह प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। सो दिस इज अ टू वे जो है चीज है, और ये एक क्या हो गया, ये एक जो है वेरियस जो हमारे अल्टरनेटिव चैनल्स हैं उसमें से एक टाइप हो गया कि फार्मर्स को जो है ये मिडिल मैन से जो वी वुड से कि डील करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली अपना जो प्रोडक्ट है वो अल्टीमेट कंज्यूमर्स को, वो इन वेरियस MNCs को जो है सेल आउट कर सकती है। इवन जो है गवर्नमेंट भी बीच में आई, दैट इज जो है कि मिडिल मैन की जगह पर गवर्नमेंट को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली सेल आउट कर सकते हैं जो फार्मर्स हैं वो लोग उनके प्रोडक्ट्स को, और फिर गवर्नमेंट जो है वो अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशंस या तो उसे अपना जो है स्टॉक में रखती है एज इन द फॉर्म ऑफ बफर स्टॉक, और जो है उसे अगर जरूरत है तो फिर उसे सेल कर देती है इन द मार्केट, ठीक है। तो दीज आर दी वेरियस अल्टरनेटिव चैनल्स, और ये एग्जाम्पल्स जो है ये आपको लोगों को याद भी रखने हैं। ये जो चीजें, ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये आपसे जो है MCQs में भी पूछे जा सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल कि अपनी मंडी जो है वो कौन से स्टेट में जो है वी वुड से फंक्शन करती है, ठीक है। रायतू बाजार आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, तो आपको स्टेट्स पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर कौन सा पर्टिकुलर जो है मार्केट चैनल है आपको कौन से स्टेट में देखने को मिलता है। ऑल राइट, आ जाए फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। चलो अभी इसी का जो है थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन है वो और देख लेते हैं। सो दीज कंपनीज ऑफर एडवांस पेमेंट्स टू द फार्मर्स फॉर सप्लाइंग प्रोडक्ट्स एट प्री डिटरमाइंड रेट्स। These alternative agricultural channels raise farmers' income and simultaneously reduce price risk for the small and marginal farmers, ठीक है। तो ये जो कंपनीज है ये एडवांस पेमेंट ऑफर करती है फार्मर्स को, और एक प्री डिटरमाइंड रेट्स पर जो है क्या होता है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, कि जो है आपके प्रोडक्ट्स इस रेट पर ही हम लेंगे, फिर चाहे उस टाइम मार्केट में वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लाइक फॉर एग्जांपल पोटैटो के प्राइस इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, उससे वो फार्मर और वो जो भी पर्टिकुलर MNC वगैरह है उनके बीच का कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अगर कम भी प्राइस होता है तो भी वही प्राइस पर जो है परचेज सेलिंग होगी जो प्री डिटरमाइंड रहेगा, और अगर प्राइस बढ़ता भी है तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऑल राइट, आई गेस क्वेश्चन जो प्रॉपरली क्लियर हो गया है आप लोगों को। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ रूरल डेवलपमेंट, व्हाट आर द इश्यूज रिलेटेड टू इट। रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या है और इससे क्या क्या इश्यूज रिलेटेड हैं, बेसिकली हमें वो बताना है। अब इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप रूरल डेवलपमेंट को एक्सप्लेन कर दोगे सबसे पहले, उसके बाद में यू कैन मेक अ फ्लो चार्ट शोइंग कि व्हाट आर द इश्यूज रिलेटेड टू रूरल डेवलपमेंट, वो फ्लो चार्ट में लिख दो और फिर उन इश्यूज को क्या कर दो, एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। तो इस वजह से जो है आप इस पर्टिकुलर आंसर को क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। ऑल राइट, चलिए तो अब जो है इसका आंसर देख लेते हैं। Rural development is a comprehensive term which essentially focuses on action for the development of areas that are lagging behind in the overall development of the village economy, ठीक है। What is rural development? Basically rural development जो है वो एक comprehensive term है जो कि essentially focus करता है किस चीज पर, on action for the development of areas that are lagging behind in the overall development of the village economy. So it is a process whereby the standard of living of rural people, especially poor people, rises continuously, ठीक है। ये एक प्रोसेस है जहां पर जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है किसका, रूरल पीपल का, स्पेशली उसमें भी हम लोग बात करें तो किसकी, पुअर पीपल की, उनका जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंटिन्यूसली राइज करता है, ठीक है। सो फॉलोइंग आर दी की इश्यूज इन रूरल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ऑफ ईच लोकेलिटी, जो डेवलपमेंट है किसका, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज का ईच लोकेलिटी में, ठीक है। देन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इंक्लूडिंग लिटरेसी, female literacy, education and skill development. Development of human resources like health, addressing both sanitation and public health. Honest implementation of land reforms, ठीक है। What are the key issues? कि proper जो है डेवलपमेंट हो productive resources का हर एक locality में जो रह रहे हैं, उसके बाद में जो है proper human resource का डेवलपमेंट हो जिसमें कि हम लोग जो है इंक्लूड कर रहे हैं लिटरेसी को, फीमेल लिटरेसी को, एजुकेशन को और स्किल डेवलपमेंट को, ठीक है। जो डेवलपमेंट
मैनेजमेंट है ह्यूमन रिसोर्स का, लाइक हेल्थ हो गया, एड्रेसिंग बोथ सैनिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ, ठीक है। ऑल्सो जो है ऑनेस्ट इंप्लीमेंटेशन होना लैंड रिफॉर्म्स का, ताकि जो इनइक्वालिटी है बिटवीन वेरी रिच फार्मर एंड जो लैंडलेस या पुअर फार्मर है वो क्या हो सके, वो कम हो सके, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द इश्यूज विच आर रिलेटेड टू दी रूरल डेवलपमेंट। इसके अलावा आप और भी इश्यूज लिख सकते हो, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि आपने 15-20 इश्यूज लिख दिए, कुछ आप जो है 5-6 जो इश्यूज है काफी है, सफिशिएंट है। वैसे रूरल डेवलपमेंट का भी मीनिंग पूछा गया है तो 4 इश्यूज लिख दो, रूरल डेवलपमेंट को एक्सप्लेन कर दो, वो सारी चीजें जो है वो एक साथ में क्या हो जाता है, पूरा आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाता है। ऑल राइट, फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। राइट डाउन द कॉजेज ऑफ रूरल इनडेप्थनेस इन इंडिया। रूरल इनडेप्थनेस का जो भी कॉजेज हैं वो हमें क्या करना है, वो हमें बताने हैं। चलिए आंसर देख लेते हैं। सो द मेन कॉजेज आर एज अंडर। यहाँ पर भी आप क्या करो, यहाँ पर भी आप जो है एक फ्लो चार्ट बना दो, ठीक है। फ्लो चार्ट बनाने के बाद में जो है आप ये सारे जो कॉजेज वगैरह हैं ये नोट डाउन कर सकते हो इजीली। सो जो मेन कॉजेज हैं पुअर इनडेप्थनेस का, उसके पीछे के क्या रीजन है? पावर्टी। सो द एनुअल इनकम ऑफ द फार्मर इज वेरी लो, सो दे ऑलवेज लिव बिलो पावर्टी लाइन, दे हैव टू बोरो मनी फॉर मेनी पर्पसेस, ठीक है। पावर्टी एक मेजर इशू होता है इनडेप्थनेस का, कि जो है बिकॉज जो है लोगों के पास में उतना पैसा नहीं है, इसीलिए उन्हें क्या करना पड़ता है, इसीलिए जो है उन्हें लोन्स वगैरह लेते रहना पड़ता है, क्रेडिट लेते रहना पड़ता है, उनके जो भी छोटे मोटे काम होते हैं उसके लिए भी, ठीक है। तो ये जो पुअर जो इनडेप्थनेस है वो पावर्टी से जो है वो ड्रिवन होती है। अगर लोगों के पास में पैसा होगा, अगर लोगों के पास में प्रॉपर अर्निंग होगी तो किसी को भी शौक नहीं आता है कि वो जो है कर्ज में दबे रहें, ठीक है। वो जो है कोई भी जो है फिर डेप्थ लेना नहीं चाहेगा। सो जो है पावर्टी इज अ इशू। देन उसके बाद में अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। सो मोस्ट ऑफ द फार्मर्स बोरो टू सेलिब्रेट सोशल कस्टम्स लाइक मैरिजेस, religious festivals etc. births and deaths also lead to unproductive expenditure. अब ये हम बोलेंगे unproductive expenditure है। अब for those जो कि एकदम सेंटिमेंटल से होंगे, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंच जाएगी कि मैडम आप कैसे बोल सकते हो that these are unproductive expenditures, ये तो हमें अंडरटेक करने ही पड़ेंगे। लेकिन अगर हम लोग देखें तो ये एक काइंड से अनप्रोडक्टिव होते हैं। आप जो है शादी करवा रहे हो, एक बहुत ही जो है ग्रैंड वेडिंग हो रही है, उसका क्या ही मतलब है, राइट। अगर एक चीज देखी जाए तो उसका क्या ही मतलब है, आपने इतना खर्चा किया है और उसका कोई आउटकम नहीं है, राइट। वो शादी तो आप बहुत ही जो है मिनिमल अमाउंट से भी कर सकते थे, लेकिन अब वो चीज अलग हो जाती है कि भाई ये तो ये है वो है XYZ, तो इसलिए जो है वो एक्सपेंडिचर्स इनकर करते हैं। तो ये एक काइंड से क्या है, ये एक काइंड से अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है, ठीक है। उससे आपको रिटर्न वैसे भी कुछ नहीं मिलना है, इवन आपका एक्सपेंडिचर बहुत हो जाएगा। तो ऐसी जो चीजें होती है उसके लिए भी कई बार जो है क्रेडिट लेना पड़ता है, ठीक है। रीजन बीइंग कि हम लोग खर्चा बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो उसलिए जो है वो एक साथ में जरूरी नहीं है ना आपके पास में पूरा का पूरा जो है मनी होगा ही होगा। आप क्या करते हो फिर, आप क्रेडिट के बेसिस पर जो है ये सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हो। देन यू हैव द लिटिगेशन। सो द फार्मर्स बोरो फॉर लिटिगेशन ऑल्सो। लिटिगेशन इज ऑलवेज वेरी एक्सपेंसिव which adds to problem of indebtedness. To make improvement on the land, land में improvement के लिए भी जो है क्या कर लिया, loans वगैरह ले लिए, ठीक है। So the farmers mostly borrow to make improvement on land. It is a positive thinking, but it needs to be done by saving and not by borrowing, ठीक है। ठीक है भाई, लैंड को इम्प्रूव करो, वो चीज़ ज़रूरी भी है। अगर लैंड में इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे, लैंड की क्वालिटी को अच्छी नहीं करेंगे, तो अल्टीमेटली उसका इफेक्ट जो है क्रॉप्स वगैरह पर होगा। लेकिन ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि ये जो इम्प्रूवमेंट इन लैंड है ये किसके बेसिस पर हो, ये जो है ये आपके सेविंग्स के बेसिस पर किया जाए, बोरो के बेसिस पर ना करना पड़े। इस चीज़ का जो है थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है, ठीक है। सो देन उसके बाद में इनहेरिटेड डेप्थ, ठीक है। इनहेरिटेड डेप्थ पहले से चली आ रही डेप्थ है कि हमारे जो है पिताजी ने ये डेप्थ लिया था, वो अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो वो जो है ये जो एक लॉन्ग टर्म जो लोन्स हो जाते हैं, राइट, तो वो इनहेरिटेड डेप्थ जो है वो भी क्या करती है, ये इनडेप्थनेस में आपको फंसाती रहती है, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड
ancestral depth also, a farmer also inherits the depth of his father along with the land. It contributes a lot in rural indebtedness. ठीक है, तो एक जो पर्सन है वो अपने फादर से लैंड तो लेता ही लेता है, लेकिन साथ ही साथ जो है उसके साथ में ये जो डेप्थ है वो भी लेता है. ठीक है, और ये जो है ये एक मेजर पोर्शन भी कवर करती है इन दी पुअर इन दी रूरल indebtedness. ठीक है, देन यू हैव द इलिटरेसी. इलिटरेसी इसका रीजन कैसे बनी? बिकॉज पीपल आर इलिटरेट. वो जो है अपना जॉब वगैरह स्विच नहीं कर सकते, अपना जो वर्किंग है वो शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छे जो है अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब नहीं कर सकते, बिकॉज दीज पीपल डोंट हैव स्किल्स, बिकॉज ऑफ देयर इलिटरेसी, देयर जो है अनएजुकेशन, जो अनएजुकेटेड जो है वो इस वजह से. ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर लोग लिटरेट होंगे तो वो वेरियस जो है अल्टरनेटिव क्या कर सकते हैं, अल्टरनेटिव जो है वेज में वर्क कर सकते हैं, अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकते हैं, जिनसे उनकी जो इनकम है वो हायर लेवल्स पर अर्न कर पाए. लेकिन जो है इलिटरेसी की वजह से वो कहीं पर भी जो है शिफ्ट नहीं हो पाते और फिर जो है वो इस इंडेप्टनेस में क्या है कंट्रीब्यूट करते हैं. ठीक है, सो द फार्मर्स आर इलिटरेट, द मनी लेंडर्स एनकरेज द फार्मर्स टू बोरो, दे मेक अ प्लान टू मॉर्गेज देयर लैंड, दे चार्ज हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, द फार्मर्स आर अनेबल टू रीपे द डेप्ट, अल्टीमेटली दे टेक अवे द लैंड फ्रॉम द फार्मर्स. ठीक है, और इलिटरेसी की वजह से जो है ये जो लैंड जो मनी लेंडर्स हैं ये भी क्या करते हैं, ये भी फार्मर्स को जो है बेवकूफ बनाते हैं एक काइंड से, राइट, कि नहीं नहीं आप तो ले लीजिए, अरे ठीक है इस यही % तो इंटरेस्ट रेट चल रहा है, अगर बैंक में जाओगे तो वो तो आपको इतना भी लोन नहीं देंगे, XYZ चीज है, राइट. तो जो है इन सारी चीजों की वजह से क्या है, जो एक जो पुअर फार्मर है, जो इलिटरेट फार्मर है, वो उस मनी लेंडर की बात में आ जाता है और वो जो है डेप्थ वगैरह इंक्रीज कर लेता है. ठीक है, और वो लोग हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, वो उसे रीपे ही नहीं कर पाते, इंटरेस्ट ही रीपे नहीं कर पा रहे हैं, तो लोन तो वापस रीपे करना बहुत दूर की बात हो जाती है और फिर अल्टीमेटली मनी लेंडर्स जो है वो उनका लैंड क्या कर लेते हैं, स्नैच कर लेते हैं. ठीक है, सो जो फार्मर्स थे वो वैसे ही पुअर थे और उनके पास से उनका लैंड भी चला गया, तो वो जो है और ज़्यादा वी वुड से कि और ज़्यादा जो है प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस में लायक करने लगते हैं. ऑल राइट, आई गेस दिस इज क्लियर. आगे चले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर. राइट अबाउट द गवर्नमेंट एफर्ट्स टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग. गवर्नमेंट के क्या एफर्ट्स रहे हैं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को इम्प्रूव करने में, ये हमें बताना है. चलिए आंसर बता देते हैं. सो दी गवर्नमेंट एफर्ट्स आर एज फॉलोज. यहाँ पर भी क्या कर लो, यहाँ पर भी प्रॉपर जो है फ्लो चार्ट बना लो और फिर जो आंसर है इसका वो लिख दो. सो टू सेट अप रेगुलेटेड मार्केट्स. सो रेगुलेटेड मार्केट्स हैव बीन सेट अप टू इम्प्रूव द मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. इन इट देयर इज अ कंट्रोल ऑफ मार्केट कमिटी ऑन द सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. एज अ रिजल्ट द माल प्रैक्टिसेस हैव कम टू एन एंड इन दी मंडीज. ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने जो है रेगुलेटेड मार्केट्स जो है वो सेटअप करना स्टार्ट किए. ठीक है, ताकि अगर रेगुलेटेड मार्केट्स रहेंगे तो ये जो मिडिलमैन है, ये जो एक्सप्लॉइट करते हैं फार्मर्स को, वो चीज मिनिमाइज की जा सकती है. ठीक है, तो इसलिए जो है रेगुलेटेड मार्केट्स वगैरह जो है वो सेटअप किए गए बाय गवर्नमेंट. देन उसके बाद में स्टोरेज फैसिलिटीज जो है ये गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की, क्योंकि ये जो लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज है इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करना पड़ा है और पड़ती है जो फार्मर्स हैं उन्हें. तो इसलिए जो है स्टोरेज फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड की गई बाय गवर्नमेंट. ठीक है, सो गवर्नमेंट हैज सेट अप अ सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन इन 1957. द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू रन एंड कंस्ट्रक्ट गोडाउन्स एंड वेयरहाउसेज for the storage of agricultural produce. For the same purpose, the state governments have also set up state warehousing corporations. Godowns have been established at mandi level and village level. In the beginning of the 10th plan, the storage capacity of all the agencies was 702 lakh tons. ठीक है, तो गवर्नमेंट ने जो है एक सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन जो है वो सेटअप किया 1957 में, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि वो कंस्ट्रक्ट करे और रन करे गोडाउन्स को और वेयरहाउसेस को फॉर द पर्पस ऑफ स्टोरेज ऑफ जो आपके एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है. ठीक है, सो फॉर द सेम पर्पस जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने अपने जो स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन है वो स्टार्ट किए. सेंट्रल भी चल रहा है, स्टेट भी चल रहा है. ठीक है, तो गोडाउन्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड एट मंडी लेवल एंड द विलेज लेवल. दोनों ही लेवल्स पर जो है स्टोरेज वगैरह जो गोडाउन्स वगैरह है वो क्या किए गए, वो सेटअप किए गए.
और ये जो है ये 10th प्लान के बिगिनिंग में क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये थोड़े जो है यहाँ पर हमने फैक्चुअल चीजें बता दी, फैक्चुअल चीजें याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहे तो फिर जो है हमें फालतू में फैक्ट्स को नहीं घुसाएंगे, ठीक है। अगर याद रहे तो ही लिखना, अगर नहीं रहे तो फिर जो है गलत सलत डेट मत लिखना। ऑलराइट, क्या करना, इसे जो है सिंपल नॉर्मल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देना कि स्टोरेज फैसिलिटीज के क्या क्या इंपॉर्टेंस है और स्टोरेज फैसिलिटी नहीं थी तो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की जा रही थी, ठीक है। देन उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट, इसका जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है, ठीक है, दैट इज द ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन। सो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1937, ठीक है। जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट है वो इंप्लीमेंट हुआ था इन द ईयर 1937. Under this act, government had established grading stations for the goods like flour, ghee, eggs, etc. Egg mark stamp of the Department of Agriculture Marketing is marked on the graded goods. There is a wide market for egg mark goods. These goods are sold at higher prices, ठीक है। तो प्रॉपर जो है ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन जो है ये गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया कि जो है वो क्या कर रहे हैं, वो जो है ये जो एग मार्क स्टैंप वगैरह है इन्हें यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि इन्हें जो है ऐसे जिस भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स पे यूज किया जा रहा है, गुड्स पर यूज किया जा रहा है, वो काफी अच्छे जो है हाई प्राइसेस वहां से फेच कर पाते हैं। Then comes to the quality control. So government has set central control quality laboratory at Nagpur. 8 other regional laboratories have also been established in various parts of the country. The main objective is to test the quality and purity of agricultural goods. In this way, quality control is being given due importance. ठीक है, तो quality control भी जो है ये गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया कि प्रॉपर जो है उन्होंने सेंट्रल जो है बोर्ड सेंट्रल कंट्रोल क्वालिटी लेबोरेटरीज जो है वो सेटअप की नागपुर में, और जो है 8 अदर रीजनल लेबोरेटरीज भी जो है वो भी उन्होंने स्टैब्लिश की वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री में। उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू टेस्ट द क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स, ठीक है। सो इन दिस वे क्वालिटी कंट्रोल इज बीइंग गिवन ड्यू इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो अगर प्रॉपर क्वालिटी होगी तो वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रॉपर जो है वी वुड से कि प्राइजेस जो है वो भी फेच कर पाएंगे मार्केट से, ठीक है। Then you have provision for finance. गवर्नमेंट ने जो है फिनेंस वगैरह भी प्रोवाइड किया, प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल जो क्रेडिट सिस्टम है उसे सेटअप किया ताकि ये जो मनी लेंडर्स वगैरह हैं ये इन फार्मर्स को एक्सप्लॉइट कम करें और इजी रेट्स पर, चीप रेट्स पर जो है जो नीडी फार्मर्स हैं उन्हें लोन वगैरह मिल सके, ठीक है। एंड इवन वो भी हम लोगों ने देखा शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिडिल टर्म सारे हैं, तो अकॉर्डिंग टू द नीड जो है वो लोन्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। सो फाइनेंशियल फैसिलिटीज हैव बीन डेवलप्ड इन रूरल एरियाज. मेनी पब्लिक agencies are providing sufficient financial facilities to the farmers, ठीक है। Then we have the marketing surveys. So government has undertaken market surveys for different goods. From time to time, it has published its report also. These surveys find out the problem relating to the marketing of agricultural goods. They play a very important role to solve these problems also, ठीक है। Marketing surveys, तो government ने जो है वो market surveys जो है undertake किया for different goods time to time, और जो है उन्होंने इस चीज की रिपोर्ट भी पब्लिश करते रहते हैं वो लोग। एंड दीज सर्वेज फाइंड आउट द प्रॉब्लम रिलेटिंग टू द मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। इन सर्वेज का काम क्या है कि जो भी एग्रीकल्चरल गुड्स की मार्केटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना और उन्हें सॉल्व करना, ठीक है, ताकि जो है आगे ये प्रॉब्लम्स फिर से अराइज ना हो। All right, so these are some of the various steps which government have undertaken in improving the agricultural marketing, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। State the various measures to make the existing system serve fully the needs of agriculture. Various measures जो है वो आप लोगों को स्टेट करने हैं जो कि ये जो existing system है उसे जो है हम लोग सर्व कर सके फुली इन टू दी नीड्स ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। जो भी वेरियस एग्रीकल्चर की नीड्स हैं वो हम लोग फुल्ली सर्व कर सके विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जिस्टिंग सिस्टम। उसके लिए हमें वेरियस मेजर्स बताने हैं कि क्या मेजर्स हमें अंडरटेक करने चाहिए ताकि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव जो है हमारा ये फुलफिल किया जा सके, ठीक है। तो चलिए आंसर आप पर आ जाता है इसके। सो फॉलोइंग आर द वेरियस मेजर्स टू मेक द एग्जिस्टिंग सिस्टम सर्व फुली the needs of agriculture. The supply of finance
should be fully institutionalized and dependence on private sources for credit should be eliminated. जो supply of finance है वो fully institutionalized होना चाहिए और जो dependence on private source of credit है वो eliminate होना चाहिए, ठीक है. That means जो non institutional sources of credit है उसे eliminate करना है, ठीक है. The interest rate should be low in general. The banks should charge different rates for different uses, ठीक है. जो अगर हम लोग इन जनरल बात करें तो जो इंटरेस्ट रेट है वो लो ही होने चाहिए. इसके अपार्ट जो बैंक है उन्हें डिफरेंट चार्जेस, डिफरेंट जो है रेट्स चार्ज करने चाहिए फॉर डिफरेंट पर्पसेस एंड डिफरेंट काइंड ऑफ जो है बोरोअर्स के लिए, ठीक है. दैट इज जो एक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग वाली चीज होती है वो यहाँ पर यूज करना चाहिए. द बेसिस ऑफ क्रेडिट शुड नॉट बी टू मॉर्गेज एनी सिक्योरिटी. प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड शुड बी ऑन द बेसिस फॉर दी शुड बी द बेसिस फॉर द अप्रूवल ऑफ लोन्स, ठीक है. जो मॉर्गेज है वो नहीं रखने की जरूरत पड़े ऐसी जो है हमें लोन्स वगैरह देने चाहिए. प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी पर बेस देना चाहिए, ठीक है. बिकॉज जो है फिर अगर किसी भी पर्टिकुलर आप अगर सिक्योरिटी को एज अ मॉर्गेज रख रहे हो तो इन दैट केस जो भी फार्मर्स वगैरह है वो डिस्करेज होते हैं लोन लेने से, ठीक है. क्योंकि उन्हें लगता है कि यार अगर नहीं पे कर पाए हम लोग, अगर बाय एनी चांस हम लोग रीपे नहीं कर पाए तो हमारा लैंड चला जाएगा, जितना है उतना भी नहीं मिलेगा फिर, ठीक है. सो द कंडीशंस ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन शुड बी डिफरेंट सो एज टू सूट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, ठीक है. जो रीपेमेंट ऑफ लोन्स की कंडीशन है वो जो है वो किस पर जो है रिलाई करना चाहिए, किसके ऊपर डिपेंड करना चाहिए कि किस पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस के लिए आप जो है लोन्स वगैरह दे रहे हो, किस टाइप ऑफ जो है बोरोवर को लोन दे रहे हो, क्या रीपेमेंट रखना चाहिए, क्या रीपेमेंट जो है पॉलिसी होनी चाहिए उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए. ये सारी चीजों को जो है आपको थोड़ा सा देखना चाहिए, ठीक है. तो दीज आर सम ऑफ द वेरियस मेजर्स वी कैन से जो कि यूज होने चाहिए. इट शुड बी एंश्योर्ड दैट finance is used for production. Loans can be given in the form of goods like seeds, fertilizers, etc. ये चीज की एश्योरेंस भी होनी चाहिए कि जो फाइनेंस है वो प्रोडक्शन के लिए दिया जाए, मतलब कि जो फाइनेंस है वो जो दिया गया है वो प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाए, ठीक है. यूज जो है वो प्रोडक्शन के लिए हो. ऐसा नहीं कि लोन ले लिया किसी फार्मर ने प्रोडक्शन बोल के और वो उस पर्टिकुलर मनी को किसी और काम में यूज कर रहा है, ठीक है. तो उसके लिए जो है हम प्रॉपर मेजर्स ले सकते हैं, जैसे कि जो है लोन्स की जगह पर सीड्स, फर्टिलाइजर्स जिस चीज की जरूरत है वही प्रोवाइड कर दिए, ठीक है. सो देयर शुड बी एडिक्वेटली ट्रेन्ड एंड डिवोटेड पर्सनल्स टू मैनेज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. दीज पीपल शुड हैव फुल नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स. दे शुड बी एबल टू गाइड द फार्मर्स हाउ टू यूज द लोन सिस्टमैटिकली, ठीक है. सो प्रॉपर जो है ट्रेन्ड और डिवोटेड पर्सनल्स होने चाहिए जिन्हें प्रॉपर नॉलेज हो एग्रीकल्चर की, जो कि उन फार्मर्स को जो है वो प्रॉपरली समझा सकें कि उन्हें क्या जो है कैसे जो है ये पर्टिकुलर लोन को यूज करना चाहिए, कैसे जो है वो ज्यादा अर्न कर सकते हैं. ये सारे जो मेजर्स है वो उन्हें बता सके, सजेशंस जो है वो उन्हें दे सके, ठीक है. तो जो है ट्रेन्ड और डिवोटेड पर्सनल्स की जो है वो भी हमें जरूरत है, ठीक है. कि अगर ये सारी चीजें होती है तो अल्टीमेटली वी कैन से कि आपका जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो बाय एंड लार्ज जो है वो काफी हद तक ठीक किया जा सकता है, ठीक है. देन आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर. रीड द पाई चार्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. ये एक पाई चार्ट गिवन है हमारे पास में. इस पाई चार्ट को अभी मैं आप लोगों को शो कर दूंगी, मैं यहाँ से साइड हो जाऊंगी. उसके बाद में दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस जो कि हमें इस पाई चार्ट के बेसिस पर क्या करना है, आंसर करना है, ठीक है. एक बार क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं फिर पाई चार्ट को देख लेंगे. क्वेश्चन है व्हाट इंफॉर्मेशन डज द चार्ट गिव. Second is analyze the information given in the chart, and third is diversification is essential in रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जस्टिफाई. अब अगर हम इस पर्टिकुलर जो है थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करें तो ये इस जो है पाई चार्ट पर बेस्ड नहीं है. ये आपका जनरल क्वेश्चन है कि जो है कैसे जो है डाइवर्सिफिकेशन रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हेल्प कर सकता है, ठीक है. तो उस चीज को तो आप लोग डायरेक्टली आंसर कर दोगे. फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के लिए हम लोग इस पर्टिकुलर पाई चार्ट को देख लेते हैं. पाई चार्ट हमें क्या बता रहा है स्टूडेंट्स, दैट इज टेलिंग अस द लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन 2019, शेयर ऑफ मेजर स्पीशीज, ठीक है. क्या क्या जो है शेयर है, मैं एक बार ऐसे रीड कर देती हूँ. इफ इन केस अगर ये आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो भी जो है मैं रीड कर देती हूँ ताकि चीजें आप लोगों को क्लियर रहेगी, ठीक है. यहाँ पर जो है हमारे इस वाले सेक्शन में गोट के बारे में बताया गया, दैट इज 27.8%, ठीक है. गोट का जो परसेंटेज है दैट इज 27.8%. देन यू हैव शिप जिसका परसेंटेज है आपके पास में 13.8%. बफेलो है आपके पास में दैट इज 20.45%. देन यू हैव कैटल जिसका परसेंटेज है आपके पास में
35.94%। ऑल राइट, देन उसके बाद में आप लोगों के पास में एक अदर वाली कैटेगरी है जिसका आप लोगों के पास में परसेंटेज है 0.23। ऑल राइट, देन यू हैव द पिग जिसका परसेंटेज है 1.69। ऑल राइट, तो ये पर्टिकुलर वेरियस परसेंटेजेस गिवन है आप लोगों के पास में, और आपको करना क्या है, आपको बताना है कि क्या इंफॉर्मेशन गिवन है इस चार्ट में। ऑल्सो आपको ये बताना है, या वी वुड से कि आपको एनालाइज करना है जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है इस पर्टिकुलर चार्ट में। ठीक है, आई गेस जो पूरा पाई चार्ट है वो क्लियर है। आंसर पर चलते हैं, प्रॉपर इसका आंसर देखते हैं कि कैसे जो है आपको इसका आंसर लिखना रहेगा, कि ये जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है ये आप इसके बेसिस पर कैसे आंसर करने वाले हो, इस चीज को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए आंसर पर। सबसे पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन को आंसर करते हैं। द पाई चार्ट गिव्स अस द इंफॉर्मेशन ऑफ द एनिमल हस्बेंड्री पैटर्न इन इंडिया। बहुत ही सिंपल सी बात है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन यही पूछा गया है कि पाई चार्ट आपको क्या बता रहा है, क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि एनिमल हस्बेंड्री का जो पैटर्न है वो कैसा है इंडिया में। ठीक है, देन उसके बाद में जो सेकेंड वाला है कि एनालाइज करो इसे। सो इन दी चार्ट वी कैन सी द कैटल अकाउंट्स फॉर द लार्जेस्ट शेयर विद 35.94%, followed by goat at 27.80%. Other animals which include camels, asses, horses, ponies and mules are in the lowest range. ठीक है, so these are some of the analysis जो कि हम इसमें से बता देंगे। उसके बाद में जो आपका थर्ड वाला क्वेश्चन था, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन जो है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, राइट, इन द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो बस वो चीज बता देते हैं। सो द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। First one इसमें, a substantial portion of Indian farming is dependent on the vagaries of monsoon, making it a risky affair to rely upon solely। ठीक है, तो डाइवर्सिफिकेशन का इंपॉर्टेंस हम क्या बता रहे हैं कि भाई अगर हम बात करें तो इंडियन फार्मिंग जो किस पर बेस्ड है, मॉनसून पर बेस्ड है। तो अगर मॉनसून खराब तो आपकी क्रॉप वगैरह खराब, आपकी जो पूरा वो सीजन है वो खराब, तो ये बहुत ही रिस्की बनाता है, बिकॉज वी आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन मॉनसून। ठीक है, तो इसलिए जो है डाइवर्सिफिकेशन जरूरी हो जाता है। So accordingly, the need for diversification is required to enable the farmers to earn from other alternative non-farm occupations. This lessens excess burden on agriculture by reducing disguised unemployment. ठीक है, तो ये जो है, ये जो excess burden है वो कम करता है, जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर पर जो है disguised unemployment को कम करके। ठीक है, then you have the kharif season opens up ample opportunities for agricultural employment. However, owing to lack of irrigation facilities, the farmers fail to get gainful employment opportunities during the rabi season. Therefore, the need for diversification arises during the rabi season. ये जो seasonal unemployment होता है वो ना हो, इसलिए जो है डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है। ठीक है, कि अगर seasonal unemployment जो हम लोग फार्मिंग में देखते हैं या एग्रीकल्चर सेक्टर में देखते हैं, वो जो है वो पर्टिकुलर चीज ना जो है फेस करनी पड़े लोगों को, इसलिए क्या करो, इसलिए डाइवर्सिफिकेशन जो है वो करना चाहिए, ताकि एक थ्रू आउट द ईयर एक जो है परमानेंट काइंड ऑफ जो है काम मिल सके लोगों को। Agriculture being overcrowded cannot further generate employment opportunities. Therefore, the prospect of non-farm sectors should be opened up in the rural areas to provide job opportunities, thereby diverting workforce from the already जो क्राउडेड एग्रीकल्चरल एरिया सेक्टर्स। ठीक है, तो एग्रीकल्चर जो है ऑलरेडी क्या है, ओवर क्राउडेड है, और अब हम जो है उसे और उस पर जो है एम्प्लॉयमेंट वगैरह नहीं जो है जनरेट कर सकते हैं। तो ऑलरेडी ओवर क्राउडेड है, वहां पर और लोगों को हम नहीं जो है इंक्लूड कर सकते हैं। ऑल्सो जो ओवर क्राउडनेस है उसे भी हमें कम करना है। ये ओवर को जो है हमें क्या करना है, एक जो इक्वल है कि जितनों की जरूरत है उतने काम करना है, वहां तक जो है उसे लेकर जाना है। तो इसलिए भी जो है हमें डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है, ताकि लोगों को जो है डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले। ऑल राइट, सो आई गेस जो ये इंपॉर्टेंस है ऑफ द डाइवर्सिफिकेशन ये आप लोगों को क्लियर है। द नॉन फार्म सेक्टर हैज सेवरल सेगमेंट्स दैट पोजेस डायनामिक लिंकेजेस, सच लिंकेजेस एनहांस द हेल्दी ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। ऑल राइट, आई गेस क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को प्रॉपरली जो है क्लियर आउट हो गया है, एंड आई होप सो कि ये जो सारे ही क्वेश्चंस थे हमारे, ये सारे ही क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए हैं। विद दिस हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के एंड पर आते हैं, एंड आई होप सो कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा।
स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है हम लोगों ने सारी चीज़ों को अच्छे से जो है डिटेल में समझा है, लेकिन येट ऐसा हो सकता है कि आपको किसी टॉपिक में लगा हो कि मैम यहाँ पर हमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। तो जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोज़ हैं वो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, आप लोग जाकर देख सकते हो। सारे जो टॉपिक्स हैं, सारे जो चैप्टर्स हैं वो बहुत ही सिस्टमैटिकली आप लोगों को प्लेलिस्ट में अरेंज्ड मिल जाएंगे। ये जो वेरियस वीडियोज़ है ये आप लोग एक्सेस कर सकते हो फ्रॉम आवर यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। इसके अपार्ट यू हैव मोर ऑप्शंस लाइक मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट एंड मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप। ऑल्सो स्टूडेंट्स, हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, आप लोग उसे सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड प्लीज डू लाइक द वीडियोस। थैंक यू।